वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में जो कर लिया था ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल का हमने ये फॉर्मूला निकाल लिया था। कर्ल ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू कर्ल ऑफ ए, इस तरह से हम लिख रहे थे क्योंकि किसके रूप में आ रहा था, एक सारणी के रूप में, आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पर डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ पर ए वेक्टर का जो कंपोनेंट्स आ रहे थे वो कौन कौन आ रहे थे, ए एक्स, ए वाई, ए जेड। इस तरह से हमने कर्ल ऑफ ए को डेल्टा क्रॉस ए के फॉर्म में निकाल लिया था। अब इसके बाद क्वेश्चन करते हैं अपन कर्ल पर, जिस तरह से हमने ग्रेडियंट पर करे थे, फिर डाइवर्जेंस पर किए थे। अब हम किस पर क्वेश्चन करेंगे, किस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, कर्ल पर। तो इस क्वेश्चन को लिखें कर्ल ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू 0। हमें ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, इस तरह से लिख देना कि प्रूफ दैट कर्ल ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू 0। लिखें इसको। तो देखिए, तो कर्ल ऑफ आर वेक्टर, कर्ल ऑफ आर वेक्टर को हम किस तरह से लिख सकते हैं, आई कैप, या पहले इसको कर्ल ऑफ आर वेक्टर को हम कर्ल डेल्टा क्रॉस आर वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरह से डेल्टा क्रॉस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसके अगर हम इसको सारणी के रूप में लिखें, आई जे के डेल अपॉन, इसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, आर के आ जाएंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो आई कैप का गुणांक एक्स, बाई जे कैप का वाई और के कैप का जेड, इस तरह से हो जाएगा। और इस सारणी को हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। इधर देखें पहले, उसके बाद लिखना आई कैप के संगत इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका इसके साथ माइनस इसका इसके साथ, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई माइनस के डेल वाई अपॉन डेल जेड, इस तरह से आ जाएगा। माइनस के जे कैप, इसका जे कैप का करेंगे तो इसका इसके साथ डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस के इसका इसके साथ डेल एक्स अपॉन डेल जेड, इस तरह से आ जाएगा। और प्लस में की कैप कितना हो जाएगा बताओ, इसका इसके साथ डेल वाई अपॉन डेल एक्स, और माइनस में कितना हो जाएगा, ये वाला की कैप के साथ कर रहे हैं तो डेल एक्स अपॉन डेल वाई। अब सभी की सभी ये क्या है, आंशिक अवकलन। यदि x के सापेक्ष हो रहा है तो y और z कांस्टेंट होते हैं, z के सापेक्ष हो रहा है तो x और y कांस्टेंट होते हैं। इसी प्रकार y के सापेक्ष हो रहा है तो क्या होगा, x और z है वो कांस्टेंट होंगे। तो सभी में जो y के सापेक्ष हो रहा है तो z का अवकलन 0, z के सापेक्ष हो रहा है तो y का अवकलन 0, एज ए कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा वो। इसी तरह से सारे के सारे जो अवकलन है 0 हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, मतलब वो वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा, 0 वेक्टर, शून्य सदिश। क्योंकि किसी भी राशि का अगर आप कर्ल ले रहे हो तो वो एक कैसी फॉर्म आती है, वेक्टर फॉर्म आती है, इसलिए हमने इसको 0 वेक्टर लिखा है। और वैसे भी देख लो किसके फॉर्म में आ रहा है, आई जी के की फॉर्म में आ रहा है, इसलिए ये क्या है, एक वेक्टर है, सदिश है। तो इसको कंप्लीट करें यहां तक। लिखें इसको पूरा। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक नोट डालेंगे। नोट क्या, कर्ल का एक भौतिक अर्थ भी हमें समझना है। एक क्वेश्चन कर लिया है हमने, इसके बाद एक हेडिंग डालना पहले, कर्ल का भौतिक अर्थ, कर्ल का भौतिक अर्थ। इस क्वेश्चन को करने के बाद हेडिंग डालना इसको, जैसे कि हमने ग्रेडियंट का फिजिकल मीनिंग पढ़ा था, भौतिक अर्थ। ग्रेडियंट किस चीज को बता रहा था, एक मैक्सिमम चेंज की डायरेक्शन को, कि अधिकतम जो परिवर्तन हो रहा है वो किस दिशा में हो रहा है, लंबवत दिशा में। अगर वो लंबवत दिशा हमें फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम उसका क्या निकाल लेंगे, नॉर्मल वेक्टर। अगर हमें लंबवत सदिश चाहिए तो हम उसका क्या ले लेंगे, ग्रेडियंट ले लेंगे। तो वो उसका फिजिकल मीनिंग था। इसी तरह से हमने डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस का अर्थ था अपसारिता, यानी कि फैलाव। यदि कोई भी बंद सरफेस में प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, अगर बंद सरफेस में प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है तो उससे जो फ्लक्स है बाहर की ओर निकलेगा, मतलब डाइवर्जेंस, उसका जो फ्लक्स है पॉजिटिव होगा, इसलिए डाइवर्जेंस का मान पॉजिटिव था। इसी तरह से हम फिजिकल मीनिंग देख रहे थे उसका। और यदि उस बंद पृष्ठ के अंदर
माइनस क्यू चार्ज है तो उसमें जो विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आएंगी, मतलब उसके लिए जो फ्लक्स है वो कैसा आएगा, नेगेटिव। और चुंबक के लिए जितनी बल रेखाएं बाहर जाएंगी उतनी ही बल रेखाएं अंदर प्रवेश करेंगी, इसलिए टोटल फ्लक्स 0 होगा। तो वहां पर डाइवर्जेंस का मान कितना हो रहा था, 0। इस तरह से हमने फिजिकल मीनिंग समझा था, लेकिन कर्ल का फिजिकल मीनिंग हमने नहीं पढ़ा था, उसको हेडिंग डालना कर्ल का फिजिकल मीनिंग यानी कि भौतिक अर्थ। कर्ल का हम देखें इधर, कर्ल को हम नॉर्मली हिंदी में क्या कह रहे थे, गुणन, मतलब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के, क्योंकि हम जो भी निकालते हैं कर्ल वो किसका निकालते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी का निकालते हैं, वेक्टर क्वांटिटी का निकालते हैं। तो इससे मतलब क्या है कि किसी भी सदिश राशि के गुणन के बारे में बताता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कर्ल ऑफ आर वेक्टर निकाला, यहाँ पर आर वेक्टर का गुणन निकाला, वो 0 आ रहा है। दैट मींस इसका मतलब क्या है कि आर वेक्टर है उसका गुणन कितना है, 0। आर वेक्टर का आपने क्या निकाला, एक तरह से गुणन निकाला है, वो गुणन कितना आया, 0 आया, मतलब वो गुणन नहीं कर रहा है। मतलब हम नॉर्मली कह सकते हैं कि अगर आप किसी सदिश राशि का कर्ल निकाल रहे हो, किसी सदिश राशि का अगर आप कर्ल निकाल रहे हो और वो यदि कितना आ जाए, 0 आ जाए, मतलब गुणन नहीं कर रहा है। कर्ल को हिंदी में क्या बोल रहे हैं, गुणन। ए वेक्टर का गुणन है वो क्या है, 0 है, मतलब उसको हम कैसा बोल देंगे, गुणन नहीं कर रहा है तो अगुणी। अरे गुणन नहीं कर रहा है तो उसको क्या बोल देंगे, अगुणी। और क्या है ये वेक्टर, तो अगुणी सदिश, इसको क्या बोल देंगे, अगुणी सदिश। और यदि कर्ल ऑफ ए आप निकाल रहे हो और वो इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब ए वेक्टर का जो गुणन है वो 0 नहीं है, गुणन 0 नहीं है, मतलब वो कुछ ना कुछ तो गुणन कर रहा है, इसलिए ये सदिश कौन सा हो जाएगा, गुणी सदिश। अगर इक्वल टू 0 है तो अगुणी, कर्ल 0 है तो मतलब गुणन 0 है तो अगुणी हो गया। और यहाँ पर कर्ल 0 नहीं आ रहा है तो वो कौन सा सदिश हो जाएगा, गुणी सदिश। ये बात ध्यान में आई या नहीं आई कि ए वेक्टर का अगर कर्ल निकाल रहे हो, मतलब गुणन चेक कर रहे हो, अगर गुणन नॉट इक्वल टू 0 है, गुणन नॉट इक्वल टू 0 मतलब गुणन कर रहा है तो वो गुणी सदिश है, और नहीं कर रहा है तो अगुणी सदिश है। कब होगा वो अगुणी, जब 0 होगा। ये बात ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना दोनों चीजों में, ठीक है। तो इस चीज के बारे में क्या है, वो कर्ल बताता है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, फिजिकली इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं कि रसोई में जो सिंक होती है उसमें यदि पानी जाता है तो उसमें जो छिद्र होते हैं, तो कभी आपने देखा होगा उसमें जैसे ज्यादा पानी बढ़ जाता है तो पानी जब निकलता है तो इस तरह से वो नीचे तो जा रहा होता है, साथ के साथ वो इस तरह से भी क्या करता है, वहां पर मोशन करता है, मतलब उसमें जो छिद्र होते हैं उसमें पानी इस तरह से तो निकल ही रहा है, साथ के साथ वो किस तरह से चक्कर लगा रहा है, इस तरह से वृत्तीय पथ में चक्कर लगा रहा है। तो वहां पर हम कह सकते हैं कि जो पानी का जो वेग है उस सिंक के अंदर वो कैसा है, कैसा सदिश होगा, घूर्णी सदिश होगा, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो मूव कर रहा है, साथ के साथ वो क्या भी कर रहा है, घूर्णन कर रहा है, इसलिए वो सदिश कैसा है वहां पर, घूर्णी सदिश। तो कर्ल का जो भौतिक अर्थ है वो ये है कि वो किसी भी राशि के, किसी भी सदिश राशि के किसको बता रहा है, घूर्णन अथवा अघूर्णन के बारे में। तो लिखें इसमें कर्ल का भौतिक अर्थ हेडिंग डालकर लिखें, कर्ल का भौतिक अर्थ समझने के लिए, कर्ल का भौतिक अर्थ समझने के लिए हम एक पात्र की कल्पना करते हैं। कर्ल का भौतिक अर्थ समझने के लिए हम एक पात्र की कल्पना करते हैं। एक पात्र की कल्पना करते हैं तथा इस पात्र में द्रव भर लेते हैं। एक पात्र की कल्पना करते हैं तथा इस पात्र में द्रव भर लेते हैं तथा इस पात्र के निचले पृष्ठ में छिद्र कर देते हैं तथा इस पात्र के निचले पृष्ठ में, नीचे वाले पृष्ठ में, तल में, निचले पृष्ठ में एक छिद्र कर देते हैं। तब हम देखते हैं कि निचले पृष्ठ में छिद्र कर देते हैं, वही सिंक वाली स्थिति हो रही है एक तरह से। तब हम देखते हैं कि द्रव घूर्णन गति करते हुए उसमें से बाहर निकलता है। तब हम देखते हैं कि द्रव घूर्णन गति करते हुए उसमें से बाहर निकलता है।
घूर्णन गति करते हुए बाहर निकलता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी सदिश राशि का कर्ल, अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी सदिश राशि का कर्ल, उसके घूर्णन अथवा अघूर्णन के बारे में बताता है। किसी भी सदिश राशि का कर्ल उसके घूर्णन अथवा अघूर्णन के बारे में बताता है। घूर्णन अथवा अघूर्णन के बारे में बताता है। अर्थात यदि करके हम दोनों स्टेप्स को लिख लो कि डेल्टा क्रॉस ए इक्वल टू अगर 0 है अघूर्णी सदिश, और डेल्टा क्रॉस ए नॉट इक्वल टू 0 है तो घूर्णी सदिश। इसमें अघूर्णी सदिश में एक और चीज लिख लेना है यहाँ पर, अघूर्णी सदिश, उसको एक और नाम दे देते हैं यहाँ पर संरक्षी क्षेत्र। अघूर्णी है तो उस स्थिति में जो ए वेक्टर सदिश क्षेत्र होगा वो कौन सा क्षेत्र होगा? संरक्षी क्षेत्र। इस पर सीधा भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि सिद्ध कीजिए कि दिया गया जो सदिश है वो संरक्षी क्षेत्र है। दिया गया जो क्षेत्र है या वेक्टर है वो कैसा सदिश है? संरक्षी सदिश है या संरक्षी क्षेत्र है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, इसमें दोनों स्टेप्स को लिख लो। यदि में इसी तरह से एक चीज और रखनी है यहाँ पर, इसका फिजिकल मीनिंग हो गया किसका? कर्ल का। इसके बाद एक नोट और डाल देना एक जो कि डाइवर्जेंस से रिलेटेड है। जैसे कि यहाँ पर कह रहे हैं अगर कोई भी सदिश राशि को हम कह रहे हैं कि वो घूर्णी या अघूर्णी सिद्ध करनी है हमें, तो उसका कर्ल निकाल कर देखेंगे। अगर वो 0 के बराबर आ रहा है तो अघूर्णी, और नहीं आ रहा है तो घूर्णी सदिश। इस हिसाब से हम चेक कर सकते हैं उसका किसी भी सदिश राशि का। तो इसी तरह से यदि किसी सदिश राशि का आप डाइवर्जेंस भी निकाल रहे हो, डाइवर्जेंस ऑफ ए निकाल रहे हो, इधर देखें कि किसी भी सदिश राशि का अगर आप डाइवर्जेंस निकाल रहे हो और यदि वो 0 आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं परिनालिकीय सदिश क्षेत्र। क्या बोलते हैं उसको? परिनालिकीय सदिश क्षेत्र। कई बार ये पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि दिया गया सदिश परिनालिकीय सदिश क्षेत्र में है या परिनालिकीय सदिश है। नॉर्मली पूछ सकता है, तो मतलब वहां पर हमें क्या चेक करना होता है? उसका डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल टू 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि 0 आ रहा है तो हम बोल देंगे परिनालिकीय सदिश क्षेत्र है, अदरवाइज वो परिनालिकीय सदिश क्षेत्र नहीं है। तो नोट डालें और उसमें लिख दें, इसको डालें नोट डालें, उसमें लिखें यदि किसी सदिश राशि के लिए, यहां तक कंप्लीट करने के बाद नोट डालें किसी भी सदिश राशि के लिए डेल्टा डॉट ए इक्वल टू 0 है तो किसी भी सदिश राशि के लिए डेल्टा डॉट ए इक्वल टू 0 है तो वह सदिश परिनालिकीय सदिश क्षेत्र कहलाता है। तो वह सदिश परिनालिकीय सदिश क्षेत्र कहलाता है। परिनालिकीय सदिश क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इन चीजों का तीनों का ध्यान रखना। इक्वल टू 0 अघूर्णी, नॉट इक्वल टू 0 घूर्णी, और परिनालिकीय सदिश क्षेत्र के लिए डाइवर्जेंस उसका क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इनमें कंफ्यूज मत होना, सही से याद रखना, उल्टा मत कर देना। अघूर्णी पूछ रहा है मतलब उसका कर्ल से मतलब ही क्या है? घूर्णन। अगर घूर्णन 0 है तो अघूर्णी होगा, सीधा सीधा पता है। अगला क्वेश्चन लिखें इसके बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें सिद्ध करो कि ए वेक्टर एक संरक्षी क्षेत्र, सिद्ध करो कि ए वेक्टर एक संरक्षी क्षेत्र, ए वेक्टर एक संरक्षी क्षेत्र, ब्रैकेट में लिख देना अघूर्णी सदिश है। सिद्ध करो कि ए वेक्टर एक क्या है? संरक्षी क्षेत्र, ब्रैकेट में लिख देना अघूर्णी सदिश है, जहां
ए वेक्टर इक्वल टू आपको दिया हुआ है, ए वेक्टर आपको दिया हुआ है आई कैप 4x बाई माइनस के 3x स्क्वायर जेड स्क्वायर, 3x स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस में जे कैप 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर और माइनस में के कैप, ये कितना दिया हुआ है 2x क्यूब जेड, 2x क्यूब जेड। इसको लिखें ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप 4x बाई माइनस 3x स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जे कैप 2x स्क्वायर और माइनस में दे रखा है के कैप 2x क्यूब जेड। माइनस के 2x क्यूब जेड, और हमें सिद्ध करना है कि ए वेक्टर संरक्षित क्षेत्र है, या ब्रैकेट में भी दिया हुआ है, कोई एक भी दे सकता है, कोई जरूरी नहीं है दोनों एक साथ दे। आपको पता करना है कि हमें कर्ल ऑफ ए इक्वल टू क्या प्रूफ करना है 0। तो देखें गिवन तो ये है हमारे पास, इसको लिख देना है यहाँ पर, गिवन तो क्या है ए वेक्टर इक्वल टू ये है, और हमें प्रूफ दैट करना है, प्रूफ दैट सिद्ध करना है क्या की, क्या बताइए कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू हमें क्या सिद्ध करना है 0। ये हमें सिद्ध करना है अघूर्णी सदिश के लिए। किसके लिए? अघूर्णी सदिश के लिए, मतलब उसका कर्ल निकाल कर देखना है, और कर्ल यदि 0 आ रहा है तो हम कह देंगे कि दिया गया जो सदिश है वो कैसा है अघूर्णी, अदरवाइज कैसा होगा वो घूर्णी, क्योंकि गुणन 0 है उसका, सीधा सीधा गुणन 0 है मतलब अघूर्णी है। तो देखें किस तरह से निकालेंगे कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा आई कैप जे कैप के कैप डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। कार्टेशियन में ही दे रखा है एक्स वाई जेड में, तो कार्टेशियन में हमने लगा दिया इसको। ये वेक्टर के जो कंपोनेंट होंगे ए एक्स ए वाई ए जेड होंगे, इसकी वैल्यू इसमें पुट करनी है। यहां तक हो गया। आई कैप का गुणांक ए एक्स का काम करेगा ये पूरा 4x बाई माइनस के 3x स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये काम करेगा x का ए एक्स का, ये करेगा 2x स्क्वायर किसका काम ए वाई का, और के कैप का गुणांक तो माइनस के साथ लिखना है इसको, माइनस के साथ लिखना है इसको कितना माइनस के 2x क्यूब जेड, कितना लिखना है माइनस के 2x क्यूब जेड। तो यहां से कितना आ जाएगा बताओ, आई कैप का गुणांक हमने निकालना है, तो आई कैप का गुणांक डेल अपॉन डेल बाई, डेल अपॉन डेल बाई इसका करेंगे किसके रेस्पेक्ट माइनस 2x क्यूब जेड का, किसके रेस्पेक्ट में बाई के रेस्पेक्ट में, इसका करेंगे माइनस कर कितने हुए, अरे सारणिक को सॉल्व करना है जिसको सीखा है वो आप, इसका 2x स्क्वायर करेंगे, यहां तक हो गया। माइनस की जे कैप, माइनस की जे कैप इसका इसके साथ करेंगे तो डेल अपॉन डेल एक्स कितना माइनस के 2x क्यूब जेड, और माइनस इसका इसके साथ तो डेल अपॉन डेल जेड, आंशिक अवकलन में ध्यान रखना ये 4x बाई माइनस के 3x स्क्वायर जेड स्क्वायर। इस तरह से शायद आप मैथमेटिक्स में आंशिक अवकलन पढ़ भी रहे होंगे। के कैप इसका करेंगे कितना हो जाएगा बताओ, के कैप इसका इसके साथ डेल अपॉन डेल एक्स कितना 2x स्क्वायर, और माइनस इसका इसके साथ डेल अपॉन डेल बाई इसका करेंगे तो 4x बाई माइनस के 3x स्क्वायर जेड स्क्वायर। इस तरह से करेंगे। अब इसमें सॉल्व करते हैं इसको, देखें आई कैप इसको सॉल्व करेंगे बाई के रेस्पेक्ट में, तो पूरी x और z क्वांटिटी है 2 है, पूरी कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। इसी प्रकार z के सापेक्ष ये वाली क्वांटिटी पूरी कांस्टेंट है, तो ये तो कितना बचेगा 0 बचेगा। तो हमने लिख दिया इसको 0 आई कैप प्लस में, अब देखें यहां पर x के सापेक्ष कर रहे हैं या माइनस लगा दे, चलो माइनस जे कैप, अंदर कितना बच रहा है इसको देखें, तो x के सापेक्ष करेंगे माइनस के 2z तो कॉमन आ जाएगा, माइनस के 2z कॉमन आ गया, x क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर 3 तो 6 हो गया x स्क्वायर ये हो जाएगा, और माइनस में इसका करेंगे z के सापेक्ष, इसका 0 हो जाएगा, इसका होगा
जेड का, तो माइनस के 3 माइनस ई और माइनस ई प्लस में हो जाएगा 3x² और जेड स्क्वायर का 2z, तो 6z ये हो जाएगा। और प्लस में कितना हो जाएगा k कैप, इसका भी करें x के सापेक्ष में इसका करेंगे तो 2x होगा, तो ये 4x हो जाएगा। और माइनस में ये कितना हो जाएगा बताओ, y के रेस्पेक्ट में इस वाले टर्म का तो 0 हो जाएगा, y के रेस्पेक्ट में इसका तो 0 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 4x बचेगा, ठीक है, y का 1 हो जाएगा। तो ये वाली टर्म भी कितनी हो गई 0 i कैप, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो प्लस में 0 j कैप, अरे 0 उदासीन है, प्लस लिखो चाहे माइनस लिखो उसमें, और प्लस में ये कितना हो जाएगा 0 k कैप, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं 0 वेक्टर, कितना लिख सकते हैं इसको हम 0 वेक्टर, इस तरह से। तो कितना हो गया 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, यानी कि 0 वेक्टर, अगर सही से लिखें तो उसको वेक्टर फॉर्म में। तो कर्ल ऑफ ए हमारे पास कितना आया 0 आया, यानी कि वो सदिश जो हमें दिया था वो कैसा है, वो कैसा है अघूर्णी सदिश है, यहां लिख देना लाइन। अतः दिया गया सदिश ए वेक्टर कैसा है, अघूर्णी सदिश है। कंप्लीट करें उसको पूरा। कंप्लीट करें इस क्वेश्चन को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट ईयर जितने भी क्वेश्चन आए सारे कंप्लीट करा दूंगा नोट्स में, उससे ऊपर ही पाएंगे, कम नहीं पाएंगे, ये ध्यान रखना। चेक कर लेना कहीं प्लस माइनस मिस्टेक नहीं हो गई, उसको अपने हिसाब से चेक कर लेना और सही कर लेना। वैसे नहीं हुई है, अगर होती तो उसी हिसाब से फिर हमारा रिजल्ट आता। फटाफट लिखें इसको। इधर का लिख लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्ल ऑफ r की पावर n r वेक्टर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब आपको कुछ भी नहीं दिया है, इसको निकाल कर बताना है कि कितना आएगा। आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पर लिख सकते हो, इसको आगे कंप्लीट कर लेना इसको, फिर भी टाइम दे दिया था मैंने काफी। अगर रह जाए तो आपके पास ऑप्शन है, वीडियोस को पॉज कर सकते हो या पीछे करके आराम से चेक कर सकते हो, देख सकते हो दोबारा से। लाइव क्लासेस नहीं है कि एक बार बस चला गया तो चला गया, पास्ट को देख नहीं सकते, पास्ट को भी देख सकते हो, ठीक है।
फ्यूचर को नहीं देख सकते हैं, फ्यूचर को नहीं देख सकते हैं। देखें कर्ल ऑफ आर की पावर एन आर वेक्टर इक्वल टू 0 है, ये हमें प्रूफ करना है, तो इसको हम प्रूफ किस तरह से करेंगे, लेकर चलते हैं इसी को। कर्ल ऑफ आर की पावर एन आर वेक्टर, इसको हम लिख सकते हैं कितना, कर्ल ऑफ आर की पावर एन आर वेक्टर, इस तरह से, या इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू कर्ल ऑफ आर की पावर एन, कर्ल ऑफ आर की पावर एन आर वेक्टर को कितना लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप प्लस जेड की कैप, इस तरह से, क्योंकि घटकों के रूप में हमें चाहिए, जहां पर ए वेक्टर होता था तो ए एक्स ए वाई ए जेड, आई कैप का गुणांक, जे कैप का गुणांक और के कैप के गुणांक चाहिए थे, तो उसको करने के लिए हमें गुणांक निकालने के लिए उसे हमने घटकों के रूप में लिखा है। और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से, आई कैप जे कैप के कैप, इसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल आई, डेल अपॉन डेल जेड। आई कैप का गुणांक आर की पावर एन एक्स, इसका आर की पावर एन वाई, और ये कितना हो जाएगा आर की पावर एन जेड। आगे आप इसको सॉल्व करके पूरा निकाल सकते हो, फिर भी मैं करवा देता हूं इसको। देखिए आई कैप, तो इसका इसके साथ करेंगे तो डेल अपॉन डेल वाई पर लग जाएगा कौन, आर की पावर एन जेड, माइनस इस पर ये लग जाएगा डेल अपॉन डेल जेड आर की पावर में एन वाई, माइनस की जे कैप, माइनस की जे कैप, इसका इसके साथ करेंगे तो डेल अपॉन डेल एक्स, ये कितना हो जाएगा आर की पावर एन जेड माइनस के डेल अपॉन डेल जेड, इस पर कौन लग जाएगा, ये लग जाएगा आर की पावर एन इंटू एक्स, ठीक है। और प्लस में कितना हो जाएगा के कैप, प्लस में के कैप, के कैप पर कितना लगेगा, ये माइनस ये, तो डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स आर की पावर एन बाई, और माइनस ये कितना हो जाएगा डेल अपॉन डेल बाई, डेल अपॉन डेल बाई आर की पावर एन इंटू एक्स। कंप्लीट। इस तरह से हमने सारणी को सॉल्व कर दिया। अरे काफी किया होगा 12th में फिजिक्स में भी किया होगा, और मैथमेटिक्स में तो अलग से किया, आपकी सारणी, मैट्रिक्स और सारणी एक साथ हुआ करती थी। मैट्रिक्स, उसके बाद डिटर्मिनेंट जिसको बोलते थे इंग्लिश में, वो पूरे आपने सॉल्व किए हैं, वहां पर गुणधर्म भी पढ़े हैं, R1 R2 को चेंज करना, इंटरचेंज करना, इस तरह से काफी गुणधर्म भी पढ़े हैं, तो आप पर अच्छे से आता होगा, मैं समझ सकता हूँ इस चीज को। आई कैप, अब ध्यान देना बाई के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन कर रहे हैं, तो बाई के रेस्पेक्ट में जेड तो कांस्टेंट है, आर की पावर एन का करेंगे तो एन, आर की पावर एन का किस तरह से होगा, एक्स की पावर एन की तरह, कि एन आर की पावर में एन माइनस वन, और आर का और होगा, क्योंकि आर है वो भी एक्स बाई जेड तीनों का फलन है। कैसे, क्योंकि आर को हम लिखते थे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये किससे आया, आर वेक्टर से, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसका यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसका यूज किया था आर वेक्टर का, तो उससे आर है वो किसका फलन है, एक्स बाई और जेड तीनों का फंक्शन है। तो एन आर की पावर में एन माइनस वन हो गया, और आर का भी बाई के रेस्पेक्ट में होगा डेल आर अपॉन डेल बाई, पहले भी कर चुके हैं इस टाइप से, माइनस बाई कॉमन आ जाएगा, आर की पावर एन का करेंगे एन आर की पावर में एन माइनस वन, और आर का जेड के रेस्पेक्ट में डेल आर अपॉन डेल जेड, इस तरह से हो जाएगा। और माइनस में चल रहा है कौन, जे कैप, इसका भी करेंगे, जेड कॉमन आ जाएगा, एन आर की पावर में एन माइनस वन डेल आर अपॉन डेल एक्स। ये ध्यान रखना किसके सापेक्ष, जिसके सापेक्ष आर का उसी के सापेक्ष होगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स, एक्स कॉमन आ जाएगा, इसका करेंगे एन आर की पावर में एन माइनस वन, और डेल आर अपॉन डेल जेड, डेल आर अपॉन डेल जेड, ये कंप्लीट हो गया, प्लस के कैप, इसका करेंगे बाई कॉमन आ जाएगा, एन आर की पावर में एन माइनस वन, और इसका करेंगे डेल आर अपॉन डेल एक्स, ठीक है, माइनस यहां से एक्स कॉमन आ जाएगा, एन आर की पावर में एन माइनस वन, ठीक है, और डेल आर अपॉन कितना हो जाएगा, डेल वाई, इस तरह से हो गया। अब देखें, क्योंकि हमने तीन चीजें पढ़ी थी, डेल आर अपॉन डेल एक्स, इसका यूज करते हुए हमने डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल आर अपॉन डेल जेड पहले निकाला था, अब नहीं निकाल रहा हूं, उन्हीं का यूज करेंगे। ये कितना आ रहा था, एक्स अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल वाई कितना आ रहा था, वाई अपॉन आर, इसी तरह से डेल आर अपॉन डेल जेड कितना आ रहा था, जेड अपॉन आर, एक्स अपॉन आर, वाई अपॉन आर और जेड अपॉन आर, क्योंकि ये थे, ठीक है।
इसलिए आगे इसमें हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आई कैप जेड एन आर की पावर में एन माइनस वन, ये हो जाएगा। डेल आर अपॉन डेल बाई रखेंगे तो बाई अपॉन आर, बाई अपॉन आर। इसी प्रकार बाई एन की पावर एन आर की पावर एन माइनस वन जेड अपॉन आर, ठीक है, माइनस की जे कैप इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा जेड एन आर की पावर में एन माइनस वन एक्स अपॉन आर, और यहां पर रखेंगे तो यहां लिख देता हूं माइनस के एक्स एन आर की पावर में एन माइनस वन, और ये कितना हो जाएगा एक्स अपॉन आर, सॉरी इसमें रख रहे थे जेड अपॉन आर, जेड अपॉन आर। और इसके बाद ये रह गया बाई एन आर की पावर में एन माइनस वन, डेल आर अपॉन डेल एक्स रखेंगे तो एक्स अपॉन आर, माइनस में इसमें रखेंगे एक्स एन आर की पावर में एन माइनस वन, और डेल आर अपॉन डेल बाई तो बाई अपॉन आर। ये ध्यान रखना, सही से रखना वैल्यू सभी को। एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें बाई अपॉन आर आ गया, इसमें जेड अपॉन आर आ गया, इसमें एक्स अपॉन आर आ गया, इसमें जेड अपॉन आर आ गया, इसमें आना चाहिए एक्स अपॉन आर, और इसमें आना चाहिए बाई अपॉन आर, ठीक है। अब देखें एक दूसरे से वैल्यू कट रही है, कुछ जुड़ रही है, जो भी है, तो देखें ये दोनों टर्म एक दूसरे के बराबर हैं, बाई जेड एन आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर, ठीक है। तो इससे ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, इससे ये वाली हो रही है, इससे ये वाली हो रही है, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो वही आ जाएगा जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो की कैप, मतलब हम लिख सकते हैं जीरो वेक्टर, मतलब इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है जीरो वेक्टर। सदिश दिया था और सदिश का कर्ल निकाला, वो भी क्या आ रहा है सदिश आ रहा है। तो कंप्लीट करें इसको, पूरा कंप्लीट करें इसको। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना, और इसके बाद जो आगे क्वेश्चन देखेंगे वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।